Good morning, dear students. Hope all are doing well. So, जैसा कि आप जानते हो, मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की रिगार्डिंग ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में फॉर क्लास 12। इस लेक्चर सीरीज़ में हमने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट जो है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उनको आप देख सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो क्लास होने जा रहा है इसमें मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग एमसीक्यू सेशन के बारे में, एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मुझे लगता है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जल्दी जल्दी जाके हम इनको फिनिश करेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से सुनोगे और आपको ये फुली अंडरस्टैंड हो जाएंगे ये जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ब्रांच ऑफ इलेक्टोरल जियोग्राफी। आपको इसमें से बताना है इनमें से कौन सी ब्रांच है इलेक्टोरल जियोग्राफी की। देखो, अगर हम पहले ऑप्शन बी की बात करेंगे, डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन जियोग्राफी की ब्रांच है। मिलिट्री जियोग्राफी जो है ये है ब्रांच पॉलिटिकल जियोग्राफी की। एपिडेमोलॉजी जो है ये ब्रांच है मेडिकल जियोग्राफी की। तो बचा क्या? बचा यहाँ पे सिफोलॉजी। तो सिफोलॉजी जो है इट इज़ द मेन ब्रांच ऑफ इलेक्टोरल जियोग्राफी। ये क्वेश्चन हमें आया था एनवीएस एग्ज़ाम में जो हमने दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी ब्रांच है इलेक्टोरल जियोग्राफी की। तो सिफोलॉजी, पी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, सिफोलॉजी याद रखोगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बोलता है एपिडेमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है एपिडेमोलॉजी जो है ये ब्रांच है किसकी? मेडिकल जियोग्राफी की ब्रांच है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दिखाना है डिफरेंट पीरियड्स विद देयर अप्रोचेस, या आपको इसमें से क्या आएगा क्वेश्चन, कॉलम मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। आपको ये जितने भी हैं ये आपको याद रखने हैं, जितने भी ये तकरीबन 6 पीरियड्स हैं आपको ये याद रखने हैं। देखो, अर्ली कॉलोनियल पीरियड के साथ आपको हमेशा जो रिलेट करना है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन आएगा। पहले कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, फाइंडिंग्स की जाती थी, एक्सप्लोरेशन की जाती थी, याद रखोगे आप। देन इसके बाद अर्ली कॉलोनियल पीरियड के बाद आया जो वो आया लेटर कॉलोनियल पीरियड। लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था, रीजनल एनालिसिस की गई। पहली बार रीजन्स को स्टडी करना शुरू किया, रीजन को आइडेंटिफाई, रीजन जो है वो आइडेंटिफाई किए गए। देन इसके बाद 1930 में क्या हुआ, 1930 देखो हम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे आ रहे हैं, अर्ली कॉलोनियल पीरियड से हम आगे आ रहे हैं। अब 1930 में एरियल डिफरेंशिएशन मीन्स यानी कि जितने भी रीजन हमने आइडेंटिफाई किए उनकी यूनिकनेस, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ ए रीजन दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन, याद रखना। देन इसके बाद 1950 से 1960 तक जो अप्रोच आया था दैट इज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। 1970s में 3 स्कूल्स ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक हो गया, रेडिकल अप्रोच हो गया एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, इंपॉर्टेंट है। एंड 1990s में जो है जो अप्रोच जो आया है दैट इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी। ये सारे मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, फ्रॉम अर्ली कॉलोनियल पीरियड टू पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी 1990s। ओके, नंबर फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, विच स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी। तो याद रखना रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। इस स्कूल ऑफ थॉट में पुअर्टी पे स्ट्रेस दिया गया, पुअर्टी डिप्रिवेशन पे स्ट्रेस दिया गया, याद रखना। विच स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी, दैट इज रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच स्कूल ऑफ थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लिविंग एक्सपीरियंस, that is behavioral school of thought laid great emphasis on living experience। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है ह्यूमन जियोग्राफी का। ऊपर आपने अभी पढ़े हैं 6 अप्रोच हमने पढ़े, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमने नहीं पढ़ा। देखो एरियल डिफरेंशिएशन जो है ये है अप्रोच ह्यूमन जियोग्राफी का, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा, लेकिन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हमने वहाँ पे नहीं देखा कहीं पे। तो इट इज़ नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी, याद रखना। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है इट इज़ नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, विच of the following is not a source of geographical information।
इनमें से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन सा नहीं है? ट्रैवलर्स अकाउंट की बात करेंगे। देखो, ट्रैवलर जो पहले होते थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जाते थे, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी किसी रीजन के बारे में, किसी एरिया के बारे में, दैट इज़ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती थी। तो ट्रैवलर्स अकाउंट तो हैं। ओल्ड मैप से हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं, तो ये भी एक सोर्स है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। एंशिएंट एपिक्स की बात करेंगे, ये भी है एक सोर्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या। लेकिन सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, दिस इज द रॉन्ग आंसर हियर, दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट? माय डियर स्टूडेंट्स, आप रिमाइंड करो लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने आपको कहा था कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू, not through human intelligence, not through human brotherhood, and not through people's perception, but through technology. Human beings interact with nature through technology. So technology here is the right option. Now, in which period quantitative thought became popular in geographical studies? किस पीरियड में क्वांटिटेटिव थॉट जो है पॉपुलर हुआ है जियोग्राफी में? तो लेट 1950s में क्वांटिटेटिव थॉट आया था जियोग्राफिकल स्टडीज में। ओके, which school of thought is concerned with well-being of the people? Well-being of the people means taken into consideration the food, clothing and shelter. So which school of thought is concerned with well-being of the people? That is welfare approach. Welfare approach is also called a humanistic approach, is concerned with well-being of the people. Radical approach को मैंने क्या बताया? जिसने पुअर्टी पे ध्यान दिया, जिसने स्ट्रेस दी है पुअर्टी पे, याद रखोगे। तो वेलबींग ऑफ द पीपल, दैट इज वेलफेयर अप्रोच। पॉसिबलिज्म आपको पता ही है। ओके, द आइडिया दैट ऑल रीजन्स वर ए पार्ट ऑफ होल, दैट इज द अर्थ इज अंडर विच अप्रोच? द आइडिया दैट द ऑल द रीजन्स वर ए पार्ट ऑफ होल, जितने भी रीजन्स हैं वो क्या हैं? वो इस अर्थ के पार्ट्स हैं। ये किस अप्रोच ने बोला? ये रीजनल एनालिसिस अप्रोच में बोला गया। द आइडिया दैट ऑल रीजन्स वर ए पार्ट ऑफ होल, दैट इज द अर्थ इज अंडर विच अप्रोच? दैट इज इन रीजनल एनालिसिस। ओके, नेचुरलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 12, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स मीन्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडरेट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ द अबव? तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मीन्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब यानी कि नेचर ने मैन को ह्यूमनाइज्ड किया, दैट इज कॉल्ड द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम टोटली डिपेंड नेचर पे करते थे। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन 12 में अगर आपको आएगा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, उसमें क्या आएगा? उसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी कि हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी? आप इसका आंसर खुद दे सकते हो कि अगर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मीन्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, देन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मीन्स, ये आप क्वेश्चन जो है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ओके, विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिस्प्लिन? किस सब्जेक्ट को कहते हैं मदर डिस्प्लिन? क्या हिस्ट्री को कहते हैं मदर डिस्प्लिन? क्या पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं मदर डिस्प्लिन? या इकोनॉमिक्स को कहते हैं मदर डिस्प्लिन? नो नो, जियोग्राफी इज कॉल्ड द मदर डिस्प्लिन। याद रखोगे। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विच अप्रोच ऑफ जियोग्राफी वाज फॉलोड इन कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल पीरियड में किस अप्रोच को क्या किया जाता था? फॉलो किया जाता था। तो रीजनल अप्रोच, याद रखोगे, रीजनल अप्रोच वाज फॉलोड इन कॉलोनियल पीरियड। तो कितने ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे आपको बताए? 14 ऑब्जेक्टिव। 14 MCQs क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, याद रखोगे बेटा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब आएंगे। एक बार अगर कोई किसी बच्चे को ये वीडियो लेक्चर मिस हुआ, वो मेरे यूट्यूब पे जाके इसको फिर से देख सकता है। तो ये जो जितने भी MCQs हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।